बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ रूम में मैं सुमेरा मिर्ज़ा। हेडलाइंस के बाद वापस आते हैं। वफाकी काबीना का इजलास, अंदर की कहानी क्या? ऑपोजिशन नून लीग के खिलाफ एक पेज पर। प्राइम मिनिस्टर तो झूठ बोलने पर रिजाइन कर देता है। यहाँ झूठ नहीं, यहाँ झूठों की बारिश हो गई है। जब मनी ट्रायल मांगी गई, आज आप देख लें उनका कोई यहाँ पर स्पोक्समैन नहीं, रफू चक्कर हो गए ने। पैसे हलाल के हों और कतरियों के ना हों तो फिर मनी ट्रेल मिल जाती है। गेम ओवर है। आपको तो कहा था रिपोर्ट बनाए, आपने नॉवल लिख दिया। ऑपोजिशन की जितनी सियासी जमातें हैं पार्लियामेंट में, हम सब एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को चले जाना चाहिए। कि ये GIT थी या जिन IT थी? पॉलिटिकल पार्टी से मुआहदाराई मैं समझता हूँ आप करने के ताकत नहीं रखते। हमारा वजीर आजम पाकिस्तान में उनको मजदूरी नहीं मिली, वो एक छोटे से मुल्क से मजदूरी वर्क वीज़ा लेके वहाँ जाते हैं, तो क्या शर्म नहीं आती? कोई भी रुकावट आए, इंशाल्लाह सीपैक को कामयाब बनाएंगे, आर्मी चीफ। एनालिस्ट पैनल का तारुफ करवाती चलूँ। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आरिफ निज़ामी साहब और इस्लामाबाद से साथ देते हैं इजहारुल हक साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, GIT रिपोर्ट आने के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर वज़ीर आज़म साहब ने वफाकी काबीना का इजलास तलब किया और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मुस्ताफ़ी ना होने का ऐलान किया और वफाकी काबीना ने भी उनके इस ऐलान की तौसीक कर दी है। अच्छा निज़ामी साहब, कुछ लोगों का ये कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 जजेस ने फैसला दिया था वज़ीर आज़म के खिलाफ, अगर तब ये फैसला चैलेंज कर दिया जाता तो कुछ बेहतर सूरत हाल होती। क्या कहते हैं जी? ये तो लीगल एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं कि आया वो उनको उसको चैलेंज करना चाहिए था, लेकिन जहाँ ये हाल हो के GIT की बनाने के जब ऐलान हुआ तो मिठाइयाँ बांटी उन्होंने PMLN वालों ने, और उनको बताया गया कि जी ये तो वो आपके लिए एक टाइम बॉम्ब है। सही। और आज जो काबीना का इजलास हुआ है इसमें हस्ब तवक्को वो उन्होंने मियां नवाज शरीफ को कहा कि आप कि GIT को एक तो उन्होंने फैसला किया एग्रेसिवली चैलेंज करने का, या झूठ का पलंदा है, या ट्रैश है। दूसरे ये कि मियां नवाज शरीफ पर कामिल एतमाद का आज़ार किया। बाकी ये जो एक तो हमारे मीडिया के एक हिस्से में हवाई किले उड़ाए जाते हैं जी जी, और हवाई बातें की जाती हैं। मसलन है कि जी निसार साहब का, चौधरी निसार का बड़ा अख्तलाफ पैदा हो गया नवाज शरीफ से। जी बिल्कुल। वो दिन नहीं आएगा जिस दिन निसार साहब मियां नवाज शरीफ को अबंडन करेंगे। अच्छा। वो उनके बड़े पुराने लॉयलिस्ट हैं। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ इस प्रोग्राम में। वो आज काबीना की इजलास में मौजूद थे और दूसरे बिल्कुल आपने कल भी कहा शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे। अब ये कैंपेन का हिस्सा समझें कि वही रिपोर्टर जिससे पहले जिसको माफ़ी मांगनी पड़ी जी जी, उसने कहा कि इतनी लंबी अलफ लैला की कहानी जो है वो, लेकिन 2 बात बयान की है, लेकिन उसमें 2 बातें ज़रा काफ़ी दिलचस्प हैं। जी जी। वो कहता है कि GIT जो है उन्होंने बड़े इंट्रैपमेंट के अंदाज से और बड़ी ही चालाकी से और अयारी से, मसलन वो कहता है कि जो वर्जिन आइलैंड में जो जहाँ कंपनियाँ हैं ऑफशोर, जी जी, वहाँ कोई है फेडरल कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, जी जी, तो जो प्राइवेट कंपनियों को लेटर उन्होंने लिखे थे FIA उनकी जो है, वो उन्होंने सवाल पूछा कि जी वो लेटर लिखे थे उनसे, उन्होंने कहा जी हमने लेटर लिखे थे। इसका मतलब है कि मरियम नवाज़ की 2 ऑफशोर कंपनियाँ, उसके मुताबिक ये एक एरर था जिसको GIT ने करेक्ट करने की कोशिश नहीं की और मरियम के ऊपर मर दिया इनको। इसी तरह वो कहते हैं कि ZFC कैपिटल जो है UAE में, वो सबसे पहले तो उनके मुताबिक इट इज़ नॉट ए ऑफशोर कंपनी बट इट्स ए लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, जो उन मौसूफ के मुताबिक वीज़ा हासिल करने के लिए हासिल की, और नवाज शरीफ साहब उसके नॉन बेनिफिशरी फाइनेंशली चेयरमैन थे, ठीक है, और ना को तनख्वाह लेते ना और को मराहत, अगरचे जो बाज़ दस्तावेज़ात जो कि
गश्त कर रही हैं उसके मुताबिक उनको कुछ ना कुछ इसमें से मराहत और तनख्वाह मिलती थी। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये बड़े सीरियस चार्जेस हैं और इसकी जाहिर है कि ये असल लीगल बैटल जो है अब होगी सुप्रीम कोर्ट में और पीर से मामला शुरू होगा, जिसमें उनको बताना पड़ेगा कि आया ये कहाँ तक ये, अगर ये बात ठीक है तो फिर तो सारी JIT मैलिफाइड है, फिर ये कौन करवा रहा है JIT से? बिल्कुल ठीक, किसको जरूरत हो सकती है कि वो ऐसे करे? बिल्कुल सही। अच्छा इजहार साहब, कौन से ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जिसको लेकर, जिसको बेस बनाकर नून लीग अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी इसको? देखिए, ये तो अब जिस तरह निज़ामी साहब ने कहा, लीगल एक्सपर्ट्स बताएंगे। मेरा ख्याल है कि वो नंबर वार चलेंगे कि इस इल्ज़ाम का ये जवाब है, इस इल्ज़ाम का ये जवाब है। लेकिन इसमें एक पहलू बड़ा दिलचस्प है, वो ये कि जो सवाल जवाब कोट किए हैं JIT ने कि वज़ीर आज़म साहब के साथ ये सवाल किए गए, उन्होंने ये जवाब दिए, मरियम नवाज़ को ये सवाल किए गए, उसकी उन्होंने तरदीद नहीं की। ठीक, अब तक हुकूमती पार्टी की तरफ से ये नहीं कहा गया कि ये जो सवाल जवाब दिए गए हैं वर्बैटम ये गलत हैं, क्योंकि जाहिर है कि इसकी पुष्ट पर JIT के पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। सही। कैबिनेट मीटिंग में जो वज़ीर आज़म साहब ने दो बातें कही हैं वो बड़ी अजीब हैं और नरम तरीन अल्फाज में भी उन बातों को चाइल्डिश ही कहा जा सकता है। एक तो उन्होंने फरमाया है कि हमने सारी ये जो जमातें हैं उनके मजमूई वोट से ज़्यादा वोट लिए हैं। अब इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है नफ्स मजमून के साथ, ये रेलेवेंस नहीं है। आपने बेशक वोट ज़्यादा लिए हों, लेकिन ये तो मामला और है। ये जो आप पर इल्ज़ाम लग रहा है पानामा का और JIT के जो इल्ज़ाम है उसका वोटों से, अब अगर कोई अक्सरियती वोट लेकर आता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसके बाद उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगेगा, वो हर किस्म के कसूर से मुबर्रा होगा और उसके बाद वो फरिश्ता होगा। सही। दूसरा उन्होंने फरमाया है कि हमारा ख़ानदानी कारोबार है, ज़ाती कारोबार नहीं। सही। तो ये तो दुनिया भर का मुसल्लमा उसूल है कि जो लोग हुकूमत में हों वो कारोबार नहीं करते। यही तो मसला है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। ये आपको याद होगा जब मार्गरेट थैचर के साथ भी ये किस्सा हुआ था, उनके बेटे ने एक कारोबार में किया था, उस पर बड़ा फसाद खड़ा हुआ वहाँ। सही। फिर कनाडा में टोरंटो की एक 90 साला मेयर हैं जो पिछले 30-35 साल से वहाँ मेयर हैं, उनके मियाँ ने कोई कारोबार किया या उनके बच्चों ने, उस पर उनको हटा दिया गया वहाँ से। ठीक है, काफी एग्जांपल्स हैं। यही तो मसला है। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने चार्ज लिया अमीरुल मोमिनीन होने का, तो दूसरे दिन उन्होंने अपना कपड़ों का बार उठाया और गए बाजार में बेचने। तो हजरत उमर ने उन्हें कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, खलीफा अगर कपड़ा बेचेगा तो आम आदमी से कौन खरीदेगा। ठीक है। तो ये तो जो बातें हैं ये इस पर हंसाई जा सकता है और किया जा सकता है। आपने अगर कोई आर्गूमेंट देना है तो आप सॉलिड आर्गूमेंट दें उस चीज के बारे में, उस मौजू के बारे में जिस पर बात हो रही है। उस पर अगर आप बात नहीं करते और ये इररिलेवेंट बातें कर रहे हैं तो आपका केस और कमजोर हो रहा है। ठीक है जी गुमर साहब। जिसमें आज की जो सबसे बड़ी खबर मेरे नज़दीक ये है कि आज एक बड़े टेलीविजन चैनल पे खबर चलती है, सोर्सेज को कोट करके कि चौनिसार साहब को एट्रीब्यूट किया जाता है कि चौनिसार साहब का वज़ीर आज़म का खुद को एहतसाब के लिए पेश करने पर खराज तहसीन, उसके बाद कहते हैं कि हमारी हुकूमत का क्रेडिट ही शफाफियत है, ये चौनिसार साहब कहते हैं, और दुआ है कि आप सुप्रीम कोर्ट में सुरखरू होंगे। ये चौनिसार साहब को कोट करके खबर चलती है। उसके थोड़ी देर बाद ये एक तरदीद आती है इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि वज़ीर दाखिला ने जो बात काबीना इजलास में के रिकॉर्ड पर वो रिकॉर्ड जो की है वो इसके बिल्कुल बरक्स है। ठीक है, और वज़ीर दाखिला जो बात काबीना इजलास में की वो रिकॉर्ड पर है और इसके यकसर मुख्तलिफ है। ठीक है, जो कुछ रिपोर्ट किया जा रहा है वो इसका एक एक लफ्ज़ वो हम इसको वो हम नहीं मानते। तो अब ये चीज़ कहना कि जी या तो आप मतलब ये है कि हाँ, वो जो निसार साहब ये कह रहे हैं कि ये जो वहाँ पे जो अगर मेरे नाम से अगर ये एट्रीब्यूट किया जा रहा है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब की तारीफ की है कि आपने एहतसाब के लिए अपने आप को पेश कर दिया, वो कह रहे हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और वैसे निज़ामी साहब वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि पहली दफ़ा हो जाती हैं, जो निसार साहब इसमें कोई शक नहीं लॉयल हैं, लेकिन पार्टी के अंदर वो आपको पता है वो बड़े दबंग इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं और वो हमेशा
जो अपना है सुकत भाई, अपनी जो बात करते हैं और अपनी जी अच्छा, उसके साथ ये जो स्टोरी है, ये जो बात की जा रही है आज वो अखबार के हवाले से कि जी जो स्टोरी को जिसने जो ये जो GIT की रिपोर्ट को डिस्प्यूट किया है, वंस अगेन वो हमारे कुलीग हैं, वो तीन पहले से माफीनामे इशू कर चुके हैं, पता नहीं कि चौथा माफीनामा इशू करना पड़ेगा। देखिए सिंपल सी बात है, ये जो लेटर लिखा गया है GIT को, वहां पे जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड एक सेंट्रल अथॉरिटी है, उनको लेटर लिखा गया है, वहां से उनको जवाब आया। उसका कंटेंट ये है कि वो जो बेनिफिशियल ओनरशिप है मरियम साहिबा की, वो उसमें साबित हो रही है। और इन्हीं जो साहब के कोलीग हैं, उन्होंने 1-2 दिन पहले, जो कि पाकिस्तान के अंदर ICIJ का वो एक हिस्सा है, रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने तो उसी अखबार के फ्रंट पेज पर लिखा था कि अगर ये साबित हो जाए कि मैं ये मरियम साहिबा इनकी बेनिफिशियल ओनर नहीं है, तो मैं पूरी कौम से माफी मांगूंगा। उमर चीमा उनका नाम है, और उन्होंने 1-2 नहीं कई दफा टेलीविजन चैनल पे मुझे ब्रेक लेनी है, फिर ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि फाइनल रिपोर्ट आने के बाद तमाम ऑपोजिशन पार्टीज एक पेज पर आ गई हैं, और ये ऑपोजिशन पार्टी और नून लीग जो है वो आमने सामने है। कल पार्लिमानी इजलास तलब किया है वज़ीर आज़म साहब ने, कल देखेंगे क्या होगा, और इसी पर बात करेंगे अपने एनालिस्ट से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। निज़ामी साहब, आप ही ने सबसे पहले ये खबर दी थी कि शहबाज शरीफ जो है मे बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन केस ऑफ अगर वज़ीर आज़म साहब नाअहल हो जाते हैं, और कुछ उसके बाद फिर हमने देखा कि घेरा तंग होने लगा। याद है जिस दिन मैंने खबर दी थी, मेरे अपने साथियों ने भी उसका मजाक उड़ाया था जी बिल्कुल। और मैंने कुछ सोच समझ के खबर दी थी जी कोई अगर तो ये वाकई -1 फार्मूला है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये तासर दिया जा रहा था कि इस तरह शहबाज अपने आप को कोई इम्पोज कर रहा है उनको अपने बड़े भाई पे। जी ये उनका जो फैमिली स्ट्रक्चर है ना, उसमें चाहे इनमें इख्तलाफात भी हों, जो मियाँ नवाज शरीफ की ख्वाहिश के बगैर नहीं वो ऊपर जा सकते। सही। नंबर 2 बात ये है। नंबर 3 बात यह है कि डॉन जैसे मौकर अखबार में भी छपा होता है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ होंगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शहबाज शरीफ जो हैं उनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। सही। तो मेरी ओरिजिनल खबर भी यही थी, और मैं दोबारा भी करूँगा कि ये जनरल इलेक्शन में ये कैंडिडेट बन सकते हैं उस सूरत में कि नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएं। सही। बल्कि मैं ये कहूँगा शायद वो डिस्क्वालीफाइड ना भी हों तो ये ऐसा हो सकता है। अच्छा, अब ये एक और बड़ी दुर्फंतनी उड़ाई जा रही है जी, कुलसूम नवाज जो है मोहतरमा, उनको बनाया जाएगा वज़ीर आज़म, औरतों की नशिस्त खाली करके। ये आइनी तौर पर मुमकिन ही नहीं है। सही। ये मेरी जो इतला है कि ये लिस्ट होती है उसमें से ही जो पहले से मुतय्यन होती है, जी। उनमें से अगर कोई खातून रिज़ाइन करेगी तो उसमें से आएगी। पूरा फाल जो है वो मोहतरमा के नाम नहीं निकलेगा। ठीक है। अब कल का दिन जो है पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास है PMLN का। बिल्कुल। इसमें ये बड़ा ख़ास टाइमिंग से जो बुलाया गया, ज़ाहिर है उसमें एक तो इत्तेमाद का वोट लिया जाएगा। ठीक है। दूसरे जो ये विस्परिंग कैंपेन चल रही है बड़ी कि जी वो फलाना जो है वो शामिल हो जाएगा, शेख रशीद दावा करते हैं कि मैं इतने बंदे पिंडी से हैं, को कुछ कहता है। जी। वहाँ पे देखा जाएगा कि कौन कौन से लोग गैर हाजिर हैं। ठीक है। या कौन कौन से लोग मियाँ साहब के कुछ जुर्रत और इंदाना का क्लियर हो जाएगा, वोकल होते हैं। ठीक है। जो गायब होंगे उनके ऊपर वर्क किया जाएगा, जो वहाँ मौजूद होंगे उनको राम किया जाएगा, अगर ऐसा हो। ठीक। अच्छा इजहार साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इत्तेहादी हैं मियाँ साहब के, जी, वो कोई ख़ास सरगर्मी का मुजाहरा नहीं कर रहे। अचकज़ई साहब ने एक बड़ा सेकंड हैंड सा और बड़ा ज़ईफ़ सा, बड़ा नीम दिली से एक बयान दिया है कि हम जमहूरियत की खातिर उनके साथ हैं। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान का भी आप अगर देखें तो वो जिन इश्यूज़ में उनका इंटरेस्ट होता है उसमें उनकी सरगर्मी और उनका जो चुस्ती होती है वो कमाल की होती है। वो तो उसमें पकड़ाई नहीं देते और इतनी तेज़ी से नकलो हरकत करते हैं। सही। उन्होंने भी एक आधी बयान दिया है कि ये पानामा का मकसद एहतसाब है या मियाँ साहब को उतारना है। तीसरे उनके इत्तेहादी हैं इस्फंदियार वली साहब, तो उन्होंने भी इतना ही कहा है कि भाई रिपोर्ट जो है उसका अदलिया के फैसले का इंतजार किया जाए। सही। तो मैं ये सोच रहा था कि अपोजिशन जिस तरह इत्तेहाद की तरफ बढ़ रही है
उसमें काफ लीग शामिल है, उसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, उसमें PTI शामिल है, फिर उधर से मुस्तफ़ा कमाल ने मुतालबा किया है इस्तीफे का, फारूक सत्तार ने मुतालबा किया है, फिर ये दोनों भी इत्तेहाद की तरफ बढ़ रहे हैं। फारूक सत्तार ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है MQM पाकिस्तान की तरफ। बिल्कुल सही। उसके मुकाबले में मियाँ साहब हुकूमत में तो हैं और उनकी जो जमात है उनके जो अरकान हैं, उनके जो अमायदीन हैं, वो जाहिर है कि जब तक इक़्तिदार में हैं उनके साथ रहेंगे। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है कि उनके अमायदीन जो चूरी खाते वक्त तो मियाँ साहब के साथ होते हैं, फ़ायदे तो उनसे उठाते हैं। अचकज़ई साहब ने बहुत फ़ायदा उठाया है, बार बार इसकी तफसील में जाने का कोई फ़ायदा नहीं। कई दफ़ा बताया गया है कि बलोचिस्तान पूरा सूबा उनकी आधा उनकी दाएं जेब में है और आधा उनकी बाएं जेब में है। फजलुर रहमान साहब ने भी अपने इलाके में बहुत काम कराए और बहुत फ़ायदे उठाए। ठीक, तो अब ये जो ज़रूरत का वक्त है, इसमें मियाँ साहब के इत्तेहादी जो हैं वो उनके साथ, अगर मैं ये कहूँ कि उनके साथ वो खुश दिली के साथ और पूरी ताकत के साथ नहीं खड़े, तो मेरा ख्याल है कि ये बात सही है। उसके मुकाबले में अपोजिशन दिन ब दिन ज़्यादा तेज और ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो रही है। ठीक है जी गुमन साहब। दो चीज़ें सुमेरा यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा। एक तो पिछले वो मुझे टाइम नहीं थोड़ा सा कम मिला, वो जो FZ कैपिटल का इशू है ना, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेटर शो किया जा रहा है, प्लस उनका जो वहाँ पे अकामा इशू हुआ है, वर्क परमिट है, उसके बाद उनके सैलरी ट्रांसफर हुआ है, उसके उनके पासपोर्ट के साथ तस्वीर के साथ है। इशू ये होता है कि जब ये इस तरह की ऑफशोर्स कंपनी सेटअप होती हैं तो ये आपके इल्म में नहीं होता, वो आपके जो आगे एजेंट्स होते हैं वो सारा डेवलप कर रहे होते हैं, 1 2 3। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी कहा था कि जो पैसे कमाते हैं वो अपने नाम पे नहीं रखते। पर इस सिलसिले में तो सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो GIT रिपोर्ट का हिस्सा है। अगेन ये तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसका वैलिडिटी क्या है, लेकिन डॉक्यूमेंट GIT रिपोर्ट के अंदर आया हुआ है। ठीक है जी नंबर 1 बिल्कुल इंतजार करना चाहिए सर, नंबर 1। और दूसरा ये कि जहां तक मैं अपने इस पॉइंट पे बिल्कुल उसी तरह स्टेक करता हूं कि जी अगर पनामा केस से ये बच के निकलेंगे तो फिर शहबाज शरीफ साहब का कोई चांस बनता है। अदरवाइज मैं शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनता नहीं देख रहा, तो चाहे वो मिड टर्म हो या अगला जनरल इलेक्शन हो, ये पनामा केस है, इनको बच के निकलना बहुत जरूरी है। हुदैबिया जो पेपर मिल का रेफरेंस है उसमें उनका नाम है और वो सारे का सारा जो पनामा ये जो रिपोर्ट आई है GIT उसमें उनका काफी जिक्र है। तीसरी बात देखें, और ये जो कुलसूम नवाज शरीफ साहबा का है इशू, जो मेरी वकला से बात हुई है उसमें जो पार्टी है वो रद्दोबदल कर सकती है, उसमें कोई कानूनी कदगन नहीं है। वहां से रिजर्व सीट को रिजाइन करेगा, यहाँ से पार्टी हेड जो इलेक्शन कमीशन को लिख सकते हैं कि हमने जो प्रायोरिटी लिस्ट में रद्दोबदल किया है और इस पर ये होना चाहिए। वो मेरी जो कुछ वकला से बात हुई है वो डेफिनेटली हो सकता है अगर वो बनाना चाहें तो, वो तो डिसाइड करेंगी गवर्नमेंट। लेकिन इसके अलावा जो इतलात यही हैं कि ये अपनी जंग लड़ेंगे कानूनी और उसके बाद देखा जाएगा क्या बनता है या क्या नहीं बनता। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो बिल्कुल रेजिस्ट कर रही हैं किसी तरह की भी चेंज, इन हाउस चेंज। वो चाह रही हैं कि पूरे की पूरी लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि उनका इस टाइम पार्टी के अंदर जो पॉलिसी मेकिंग लेवल पे काफी ज्यादा कंट्रोल है और वो हरगिज नहीं चाह रही कि किसी तरह का जो कुछ लोगों का अगर मशवरा भी है कि जी हमें थोड़ा सा साइड स्टेप हो गए तो थोड़ी सी नेगोशिएशन टेबल पे बैठ जाएं और को हल निकालें, वो इस चक्कर में बिल्कुल नहीं हो। मैंने कमेंट देना है इस पे। जी ज़ाहिर साहब। ये जो गुमन साहब ने कहा है, निज़ामी साहब ने फरमाया था, उस दिन भी हमारी बात हुई थी तीनों की, और मैं अदब के साथ अर्ज करूं कि जब हम इख्तिलाफ करते हैं तो हम मजाक नहीं उड़ाते, मजाक उड़ाने का तो हम सोच भी नहीं सकते। हम तो मैं भी बहुत एहतराम करते हैं। मैं भी वो एक तौर पे सिंबॉलिकली कह रहा था, उस तरह मजाक नहीं कह रहा था। जी जी हाँ अच्छा, अब जब हम ये कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब हट गए तो मरियम नवाज वजीर आजम बनेंगी या शहबाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे, तो इसके साथ एक मफरूदा अटैच होता है, एजम्पशन ये है कि बाकी हालात वही रहेंगे, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। ठीक है ठीक है। अब ये एक बड़ा मुश्किल मफरूदा है, क्योंकि जब एक दफा वो छुरी चल गई ऊपर, तलवार गिर गई और वो माजूल हो गए, तो फिर और बहुत सी शिकस्त रेख्त होगी, पार्टी में टूट फूट होगी। मोहम्मद साहब जो है इनकी पेशन गोइयों से मुझे डर लगता है वैसे, क्योंकि इनकी पेशन गोइयाँ बड़ी सही होती हैं। अच्छा नहीं सर नहीं लेकिन ये वैसे जो हम सारी बहस कर रहे हैं ना, जी ये कबल अज़ वक्त है। सही, जैसे कि कहा गया यहाँ, पहले तो फैसला होगा कि जी इसका कट्टा कट्टी जिसको कहते हैं क्या निकलना है ये पनामा लीक्स का, ठीक है। उसके बाद अगला मरला आएगा।
ये जो हवारियों के बारे में बात की ना कि जी वो बड़े नीम बरू हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा इजहार साहब से कि क्या करना चाहिए इनको जिसकी वजह से इजहार साहब ये मुतमिन हो कि ये नवाज शरीफ का खड़े हुए हैं। जहाँ तक मौलाना फजल रहमान का तल्लक है, उनका एक मसला और है। ठीक है, उनके पास एक स्ट्रेंथ है उनकी पार्टी की, वो कोalition बना के बलूचिस्तान में हो या खैबर पख्तूनख्वा में हो या नेशनल असेंबली में हो, वो पीपल्स पार्टी की तरफ भी जा सकते हैं। पहले भी तो रहे उनके हवारी वो, ठीक है, तो वो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी तो ऐसे ही है। ठीक है, इजहार साहब से इसका जवाब लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद, इस वक्त मुझे ब्रेक की जानब जाना है नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि सियासी मामला तमाम तर एक तरफ, लेकिन आर्मी चीफ ने यह कहा है कि कौमी इदारों को आगे बढ़कर CPEC की वजह से पाकिस्तान को हासिल होने वाले तमाम जो मौक़े हैं उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ब्रेक के बाद इस पर डिस्कशन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जी इजहार साहब, आप क्या जवाब देना चाहेंगे निज़ामी साहब के सवाल का? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल पूछा निज़ामी साहब ने। इसके दो पहलू हैं, मैं खुद भी यही चाहता था कि मुझे इसकी मज़ीद तशरीह करने का मौका मिले। जी जी, देखें, जिस तरह अपोजिशन सरगर्म है, हर रोज़ बयानात आ रहे हैं पीपल्स पार्टी के, चौधरी शुजात बहुत सरगर्म अमल हैं, और जिस तरह PTI पूरी कुव्वत के साथ सुबह शाम रात दिन 24 घंटे चढ़ाई कर रही है, उतनी सरगर्मी वो नहीं दिखा रहे इनके जो इत्तेहादी हैं। सही। अब उनको क्या करना चाहिए, ये तो उनको इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस से करनी चाहिए। देखिए, अभी तो लफ्जी लड़ाई है ना, अभी तो जुबानी लड़ाई है, तो इस जुबानी लड़ाई में उनका ये कंट्रीब्यूशन बनता है कि वो हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बयानात दें। अब इसका दूसरा पहलू देखिए, दूसरा पहलू बड़ा दिलचस्प है और खतरनाक भी है। वो ये कि नून लीग इस वक्त जितनी भी हिमायत कर रही है मियां साहब की, वो तकरीबन जो ज्यादातर है वो पंजाब की बुनियाद पर है। दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो मुल्क गिर इत्तेहाद की तरफ बढ़ रही है। आप देखें कि उसमें पीपल्स पार्टी को तो कहते ही हैं चारों सूबों की जंजीर, और इस ये जो चारों सूबों की जंजीर वाली एक क्वालिफिकेशन है, इससे नून लीग महरूम है। फिर आप देखेंगे कराची के जो दोनों बड़े लीडर हैं वो भी अपोजिशन के साथ हैं। ठीक है, और ये एक मुल्क गिर सा इत्तेहाद है जिसमें दोनों सारे सूबे शामिल हैं। मैं जो कह रहा था कि अगर मियां साहब के इत्तेहादी तीनों जिनका मैंने नाम लिया वो छोटे सूबों से हैं, अगर वो इस वक्त मियां साहब की पुष्ट पर आकर खड़े हो जाते तो मियां साहब को भी ये तासुर देने में कामयाबी हो जाती कि भाई पंजाब के अलावा बाकी सूबे भी मेरे साथ हैं। ठीक है, ठीक है, पंजाब के अलावा बाकी सूबे अपोजिशन के साथ हैं। ठीक है, निज़ामी साहब आप इस पे छोटा सा शॉर्ट सा कमेंट ये है कि उनको काफी मेरा है वो नविश्ता दीवार नजर आ रहा है, लिहाजा वो अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं कि उन्होंने जाना किस तरफ है। ये तो सुप्रीम कोर्ट से पता चलेगा ना क्या फैसला आता है। निज़ामी साहब आप इसके कमेंट में अगर कुछ कहना चाहें, इसके अलावा जो मैं ये कहूँगा कि इजहार साहब की भी तफन्नुन तबाह नहीं हुई पूरी तरीके से कि रोज़ इनको वो तलाल चौधरी और फवाद चौधरी और उनके अब तो ठट्ठे और मजाक, और बीच में दानियाल अजीज़, ये काफ़ी नहीं है। उसमें जावेद हाशमी ने भी एक तड़का लगा दिया कल ज़बरदस्त किस्म का। तो मेरा तो ख्याल है कि हमारे हाल पर रहम करें, अगर ये और 5-7 शामिल हो गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है सर, मौजूदा दौर में जो सिनेरियो है, जो भी उसमें आर्मी चीफ के इस बयान को किस तरह से देखते हैं? जो मैंने पहले, ये आर्मी चीफ का जो बयान है, इसके कुछ 2-3 पहलू हैं जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा। जी जी, कि CPEC के बारे में वहाँ पे स्टेक होल्डर्स भी थे, सही, ट्रांसपोर्ट और ये और वो, वहाँ बड़ी 2 अहम बातें की गई जो मुतालबे किए गए जी जी, कि CPEC की एक अलहदा वजारत बनाई जाए, और दूसरी ये है कि जो कुछ लोगों ने जो ट्रांसपोर्टर्स थे, तो ये नेशनल लॉजिस्टिक सेल ने इसको किया था, उन्होंने कहा कि ये बॉल गेम बदल जाएगी जब होगा, तो ये जो पुराने ट्रक व्रक हैं ये वो नहीं कर सकेंगे। फिर तीसरी बात ये जो बड़ी है मैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की की जाए। अब ये बातें जो है सारी उन्होंने कहा कि सिविल गवर्नमेंट पे करने की। अब सिविलियन गवर्नमेंट जो है पनामा गेट करेगी, ये करेगी। अच्छा, इसका थोड़ा बैकग्राउंड भी है। जी जी, बैकग्राउंड ये कि जनरल रहील शरीफ जो है, जब वो आर्मी चीफ थे तो CPEC तो उस वक्त शुरू हुई थी ना, सही, तो उस वक्त ये टग ऑफ वॉर चल रही थी दरून खाना। अच्छा, वो कहते थे एक बनाए CPEC डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक, और वो फौज का बंदा जो है ना, रिटायर्ड या हाजिर जर्नल कोई, वो उसका हेड हो, तो मियां नवाज शरीफ उसको रजिस्ट करते रहे। अच्छा। लेकिन जो बाजवा साहब हैं
उन्होंने बड़ी सही बात कही है कि ये एक कुल वक्ती काम है। ये वैसे तो हमारे जो हैं जो प्लानिंग के वजीर हैं जी जी वो एहसन इकबाल साहब जो कि अब वजारत उज़्मा के भी उम्मीदवार हैं, तो वाकई होगा तो उनका शायद वक्त कम हो, लेकिन ये प्लानिंग मिनिस्ट्री के तहत है। तो अगर कोई काम बेहतर करना है तो वजारत भी इसकी बन सकती है। लेकिन ये बात बिल्कुल आर्मी चीफ की 100% ठीक है कि इसके पहलू ये हैं, और उन्होंने ये भी कहा इस पर डिबेट भी होनी चाहिए। सही है, क्योंकि ये जो अभी तक अजहर साहब ने जो बात की ना छोटे सूबों के लीडर्स की, ये छोटे सूबों जो हैं अभी तक इनकी रिजर्वेशंस हैं कि ये सीपैक जो है ये आया PMLN की गवर्नमेंट की तरह पंजाब सेक्टर में तो नहीं है। सही, ठीक है। इजहार साहब आपकी जाने भी आऊँगी, घुमत साहब का पहले कमेंट ले लें। घुमत साहब, इतना बड़ा एक मंसूबा है, जैसा कि आर्मी चीफ ने भी ये बात की, यहाँ मौका है इससे मुस्तफीद होने का। सुमेरा, ये जो निज़ामी साहब ने सीपैक डेवलपमेंट अथॉरिटी वाली बात की, आई वॉज द वन हु ब्रोक दैट स्टोरी, जो सबसे पहले मैंने की थी। और उस वक्त मुझे मोहतरम जो एहसन इकबाल साहब ने मुझे ट्रेटर डिक्लेयर कर दिया था। वो अभी भी मेरे पास ट्वीट्स और उनका सारा रिस्पॉन्स अवेलेबल है। उसकी वजह ये थी, ये पॉलिसी पेपर डिस्कस हुआ था, यकीनी तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में डिस्कस हुआ, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने रजिस्ट किया या सिविलियन गवर्नमेंट ने रजिस्ट किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका यही था कि हम इसको कैसे आगे चलाएंगे। मेरा देखें, सीपैक जो है वो रियासत पाकिस्तान की जरूरत है इस वक्त। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि चाइना भी वो जो वन बेल्ट वन रोड की पॉलिसी है वो भी आगे जा रहा है, उनके अपने एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, तो इसको आगे चलना है। मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं, उसकी वजह यह है कि जब पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला किया था कि हमने एटॉमिक पावर बनना है, भुट्टो से शुरू हुआ, उसके बाद जनरल ज़िया आए, उसके बाद 90s के अंदर सारा मामला चला, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स आई, लेकिन रियासत का एक फैसला था और वो आगे चला, और हम अल्हम्दुलिल्लाह आज एटॉमिक पावर हैं। ये रियासत पाकिस्तान का फैसला है कि हमें आगे ये सीपैक हमारी जरूरत है, स्ट्रेटजिक हमारी जरूरत है, और इकोनॉमिकली भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें वजह क्या है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा पहले एक यूनिक इंसिडेंट हुआ था लास्ट ईयर कि चाइनीज एम्बेसी ने एक प्रेस रिलीज इशू की थी, पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि खुदारा इसको पोलिटिसाइज ना करें, अक्रॉस द बोर्ड इसको लेके चलें। और बात सिर्फ इतनी सी है कि आपने सारे स्टेक होल्डर्स को, प्रोविंसेस को, और बाकी जो इसमें इदारे हैं, फौज है या बाकी इदारे, उनको साथ लेके चलना है। वो एक मिनिस्ट्री बना लें, एक अथॉरिटी बना लें। क्या वापडा अथॉरिटी नहीं है? क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी नहीं है? क्या इरसा अथॉरिटी नहीं है? जहां पे जो भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं बैठते हैं, बात करते हैं, इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। अब ये एहसन इकबाल साहब की ये बस की बात नहीं है, वो उनके और बड़े मसले मसाइल हैं। वो माशाल्लाह प्रोफेसर हैं, बाहर कुछ अर्सा पढ़ाते रहे हैं, वो उनके इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेके आगे चलना, वो अभी तक तो प्रोविंसेस की जो रिजर्वेशन है उनको दूर नहीं कर सके, तो बाकी उन्होंने क्या मामला है। तो ये बात भी जो आर्मी चीफ ने बात किया। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जनरल बाजवा के बारे में जो इंप्रेशन आ रहा है ना कि ही मींस बिजनेस, अभी रिसेंटली अभी देखा होगा कि वो अभी कराची गए तो पहली दफा ऐसा हुआ है कि सिंध गवर्नमेंट ने वो अभी उनकी जो रेंजर्स की लिमिट अभी खत्म नहीं हुई थी, वो टाइम लिमिट जो होते हैं उन्होंने पहले ही उसको दे दिया 90 डेज की। तो वो मेरे ख्याल में काफी ठीक लाइन पे जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो फौज के काम करने वाले उनको करने दिया चाहिए, और इसको मेरे ख्याल में इसको पोलिटिसाइज, इस सारे इशू को सीपैक को नहीं बनाया जाना चाहिए। ठीक है, मैं दो बातें अर्ज करना चाहता हूं जो मेरे ख्याल में बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि जो इम्प्रेशन दे रही है नून लीग और उसके हिमायती, वो ये कह रहे हैं, और जिस तरह मेरी आम लोगों के साथ कभी बातचीत हो तो उनमें भी ये तसर पाया जाता है, अगरचे वो नून लीग के साथ नहीं है अटैच, उनका भी ये ख्याल है कि अगर खुदा न खास्ता वज़ीर आज़म चले गए या नून लीग की हुकूमत चली गई तो सीपैक मुतासर होगी। ये एक बिल्कुल गलत बात है। देखिए, सीपैक जो है उसका हमारी रियासत के साथ ताल्लुक है, हमारे मुल्क के साथ ताल्लुक है, और ये जो मंसूबे होते हैं ये मुल्कों के दरमियान होते हैं, हुकूमतों के आने जाने से ये मुतासर नहीं होते। आप देखें, कराक्रम हाईवे बनी, उस बनने के दौरान हुकूमतें आती जाती रहीं, फिर उसकी रिपेयर के दौरान आती जाती रहीं। एक इसका ये भी सुनने में आई है अंदरूने खाना की बात कि सीपैक का एक हिस्सा ये मंसूबा भी होगा कि हवेलियों से लेके काशगर तक रेलवे लाइन बनाई जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो ये तो 10-15 साल पर मुहित होगा, उसमें तो कई हुकूमतें आती जाती रहेंगी। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमतों के आने जाने से सीपैक तब्दील नहीं होगी, उस पर असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनाना और सीपैक के लिए या कोई ऐसा इदारा बनाना जिसका सरबराह फौजी हो, तो माफ़ कीजिएगा मैं इन दोनों से इख्तलाफ करूंगा। उसकी वजह यह है कि हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का तारीख अच्छी नहीं है।
आप CDA की रेपुटेशन देख लें, डेवलपमेंट अथॉरिटी की, KDA की देख लें, आप LDA की देख लें, ये करप्शन का गढ़ है। ठीक है। और ये इतनी करप्शन है इनमें कि दे आर इन शैम्बल्स। यानी आप इस्लामाबाद का हाल देख लें, आप LDA की कारिस्तानियां देख लें। बाकी रही ये बात कि एक ऐसी तंजीम हो और उसका फौजी सरबराह हो, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इसकी भी हमारी तारीख अच्छी नहीं रही है। आप NLC देख लें, आपको ये भी याद होगा कि NLC पर 1-2-3 जर्नैल जो उसमें मुलव्वस थे शौकत अजीज के ज़माने में, जब वो फंड्स उनके और GP फंड इस्तेमाल हुए थे। जी जी। मैं उन्हीं दिनों रिटायर हुआ था और प्लानिंग कमीशन चाहता था, उसने नोटिफिकेशन भी कर दिया था कि उसकी इंक्वायरी मैं करूं। मैं उन दिनों मुल्क से बाहर जाने वाला था, तो मैंने अपनी जगह पर हमारे एक और दोस्त थे रिटायर्ड फेडरल सेक्रेटरी, बड़े नेक नाम मिर्जा हामिद हसन, मैंने उनका नाम दिया था। ठीक है, मुझे ब्रेक की जानिब जाना है। और ये साबित हो गया था कि वो तीनों जर्नैल उसमें मुलव्वस थे, लेकिन आप देखिए कि कोई एक्शन नहीं हुआ। तो जब हम इस ऐसी अथॉरिटी का सरबराह किसी फौजी को बनाएंगे तो आप अपने हाथ कटा देंगे, कल आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकेंगे। ठीक है, ब्रेक लेते हैं। मेरा ये नजरिया है कि मुकम्मल तौर पर ये सिविल हुकूमत के इख्तियार में होना चाहिए। जिसकी भी हुकूमत हो, मियां साहब की है, जिसकी भी हो। ठीक है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि मौजूदा जो भी हालात चल रहे हैं, पनामा JIT की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद भारतीय अखबार ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है। कहा है कि अगर वजीर आजम नवाज शरीफ नाअहल हुए तो आर्मी मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने मसला कश्मीर पर भी बात की है, उस पर डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक बाद खुशामदीद नाज़रीन। निज़ामी साहब, जो भारतीय अखबार ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया वो भी, और इसके अलावा जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने ये कहा है कि तमाम मामलात पर उसमें कश्मीर भी शामिल है, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कैसे ये बात आ गई सामने? जी हाँ, ये एकदम उनको मुज़ाकरात की बात उन्होंने कर दी है। अभी तक तो वो कहते रहे कि जी पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। सही। दूसरे जो एक बयान टाइम्स ऑफ इंडिया का एक तजिया है, समझते वो जी जी, वो ये पहले ये पैटर्न रहा है कि जब भी फ़ौजी हुकूमतें आई हैं भारत के और पाकिस्तान के, पहले तल्लुकात बहुत ख़राब हुए हैं। ठीक है। और उनके मुताबिक जिसको वो दरअंदाजी कहते हैं वो बढ़ गई है। जी जी। फिर उसके बाद फ़ौजी हुक्मरानों ने जो सिविलियन हुक्मरानों को वो इजाज़त नहीं देते, जाके ऐसी जप्पी डाली है इंडियन हुक्मरानों को, खुशामद किया था। सही। ये मुशर्रफ साहब जो हैं, शुरू में वो पार्लियामेंट के हमले में और वो हाईजैकिंग में इनका गलत तौर पे नाम आया, ठीक, कि जी ये फ़ौज करा रही है। बाद में उन्होंने जप्पी डाल ली जाके। सही। लेकिन ये जो है एक शर्मगेज इस लिहाज से कि पाकिस्तान में कौन सी फ़ौज आ रही है, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। बिल्कुल सही। अब बाकी एक और बात की तरफ मैं तवज्जो आपकी दिलाना चाहता हूँ। जी जी। वापडा के चेयरमैन रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मल हुसैन ने एक बड़ा ही तशवीशनाक किस्म का इंकशाफ किया, क्योंकि मुझे तो वैसे पहले भी पता है, क्योंकि मेरी दिलचस्पी है इस मौजूद में, कि सालाना 145 मिलियन एकड़ फुट पाकिस्तान में आता है और सिर्फ 14 मिलियन एकड़ फुट समुद्र में जाता है। सही। यानी 25 अरब रुपए मालियत का हर साल पानी ज़ाया हो रहा है। सही। पिछले 70 साल में पाकिस्तान ने सिर्फ 2 डैम्स बनाए। सही। और जो तरबेला डैम जो आखिरी बना था, उसकी सलाहियत जो है वो 35%, 36% कम हो गई। अब ये ऐसे ही है कि जो अरब ममालिक जो हैं, जो तेल निकालते हैं, या अमेरिका तेल निकालता है, या जो भी ममालिक तेल प्रोड्यूस करते हैं, जी। वो उसको बेचने की बजाय उसको ज़मीन में दफन कर दें या समुद्र में ज़ाया कर दें। हमारे लिए तो पानी आजकल तेल की तरह है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमारे सियासतदानों ने और फौजी हुक्मरान दोनों इसमें बराबर के, बल्कि फौजी हुक्मरान ज़्यादा है, क्योंकि वो हर काम करते रहे जो उनकी मर्ज़ी का था। लेकिन उन्होंने कालाबाग डैम नहीं बनने दिया, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में मुशर्रफ ने तो बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ली। अयूब खान के दौर का डैम है तरबेला। बिल्कुल सही। आप कहते हैं कि डैमलर बादशाह डैम जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब जा रहे थे उसका इफ्तिताह करने, तो नहीं गए। इफ्तिताह करें ना करें, आइंदा 7 साल में उम्मीद है कि ये बन जाएगा। लेकिन हमें चीन से एक और मदद लेनी चाहिए कि खाली जो ये है ना, हमारे जो LNG और गैस से चलने वाले पावर प्रोजेक्ट और कोयले से चलने वाले, हमें चाहिए कि हम चाहे छोटा डैम बनाएं या बड़े डैम बनाएं, हमें डैम्स का जाल बिछाना चाहिए, बनाना ज़रूर है। पाकिस्तान एक, अगर हम नहीं करेंगे तो ये माहिरीन के मुताबिक ये कुछ आइंदा चंद डिकेड्स में
सहरा बन जाएगा। ठीक है जी, इजहार साहब आप क्या कहना चाहेंगे इन दोनों पॉइंट्स पे? भारत की तरफ से ये जो कहा जा रहा है रिपोर्टेडली जी, जो रिवायत आ रही है वो ये कि उन्होंने कहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब चले गए या नून की हुकूमत चली गई तो कश्मीर में ये तेज़ हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये सिवाय शरंगेजी के कुछ नहीं। सही। अगर वो वाकई मियाँ साहब के खरखा होते तो वो ये बात ओपनली कहते, ताकि मियाँ साहब यहाँ डिस्क्रेडिट हो और पाकिस्तानियों ने कहें कि देखें जी ये तो इंडिया के दोस्त हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। सही। मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ऐसी बातों से पाकिस्तान में फसाद फैले, लोगों में बदगुमानियां फैलें, फौज और हुकूमत का आपस में तसादुम हो। ऐसी बातों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। दुश्मन बहरहाल दुश्मन है। सही। और ये बात बिल्कुल गलत है कि इंडिया जो है वो मियाँ साहब के लिए या किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। देखें, वो भारत भारत है और पाकिस्तान पाकिस्तान है। ऐसी बात नहीं है, दुश्मन दुश्मन ही होता है। सही। रही अब वापडा की बात, तो वापडा के चेयरमैन ने एक और बात बड़ी कही है। एक तो निजामी साहब ने उसको कोट किया है, उसने कहा है कि हमने 70 साल में 2 डैम बनाए हैं। जी जी। मेरी स्टडी ये है कि जब से इंडस बेसिन ट्रीटी बना है, सिंध तास मुआहदा, जी जी, सिर्फ भारतीय पंजाब में 15 डैम मुकम्मल हो चुके हैं और 16वां डैम इन दिनों गुरदासपुर जिले में बन रहा है। महाराष्ट्र में तो 20 डैम बने हैं। मैं सिर्फ भारतीय पंजाब की बात कर रहा हूं कि उसमें 15 डैम बने हैं। सही। तो इसके मुकाबले में आप हमारी कारकर्दगी देख लें कि उसने कहा है कि अरबों रुपए का पानी हम जाया कर रहे हैं। तो हमारी सुई सिर्फ उस पर अटकी हुई है, कालाबाग डैम पर, जैसे कि इट इज एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम में हिम्मत होती, अगर हम में तनव्वो होता, अगर हम में कुछ ओरिजिनलिटी होती तो हम उसको छोड़कर आगे बढ़ जाते और कई और डैम बना लेते। अब भी वक्त है। इफ वी स्टार्ट इवन टुडे तो देयर इज ऑलवेज अ स्टार्ट। तो अब तो हम शुरू करें, बजाय इसके खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि जी मैं पीएसी में नहीं लूंगा उस पर ब्रीफिंग। तो जब 5 साल आपकी हुकूमत रही पीपल्स पार्टी के, तो आपने कितने डैम बनाए? तो इस हमाम में सब नंगे हैं, सब हुकूमतें जिम्मेदार हैं। ठीक है जी गुमन साहब। मेरा इशू है सारा गवर्नेंस का। जो सी पैक के हवाले से बात कर रहा हूँ, मैं इंतहाई इज्जत एहतराम के साथ जो इजहार साहब ने बात की उससे ज़रा थोड़ा सा डिफर करूँगा। इशू ये नहीं है कि उसका किसी अथॉरिटी का कोई चेयरमैन फौजी हो या सिविल हो। ये जो सारी अथॉरिटीज़ का जो इजहार साहब ने जिक्र किया, इंक्लूडिंग कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, ये सिविलियन हुकूमत के अंडर है। वहीं पे इनका अंडर, इन्हीं के अंदर इनका बेड़ा गर्क हुआ है। तो उसमें कोई किसी फौजी का तो कोई लेना देना नहीं। जो बात हम कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं शफाफियत की। मेरे ख्याल आर्मी चीफ ने भी जो बात की, जो स्टोरी की मुझे समझ आई है, उन्होंने कहा जी ओपन इसको डिस्कस करें, इसके जितने भी इश्यूज हैं रिगार्डिंग सी पैक ओपन फोरम पे डिस्कस करें, उन इश्यूज का हल किया जाए, बजाय इसके कि हम छुप छुप के सिविलियन अपनी तरफ से और बाकी अपनी तरफ से। और दूसरी बात यह है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर जब 2 डिवीजन आर्मी जब एंगेज होगी तो फौज को किसी ना किसी लेवल पे तो आपने उनको ऑन बोर्ड लेना है, इसके बगैर तो नहीं हो सकता। बाकी उसमें FWO है, दूसरे फौज के इदारे उसमें डेफिनेटली एंगेज हैं, उसके बगैर तो नहीं काम चलेगा। एक छोटी सी मिसाल ये है कि जब ये 2008 के अंदर हमारे मुल्क के अंदर ये जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ब्रांड ऑफ जमहूरियत आई, तो पाकिस्तान स्टील मिल का उस टाइम को 12-14 अरब वो सालाना प्रॉफिट दे रही थी। आज उसके हालात देख लें कि वो पता नहीं 200 बिलियन के करीब उसकी लाइबिलिटीज बढ़ गई, उससे भी ज्यादा हो गई हैं। तो ये जमहूरियत के अंदर हुआ है। मसला यह है कि हम चाह क्या रहे हैं कि अब मुल्क के अंदर जो गवर्नेंस को बेहतर किया जाए, वो सिविलियन डेफिनेटली सिविलियन गवर्नमेंट है, रूल ऑफ लॉ है, उन्होंने करना है। अभी जो ये भी उन्होंने एक रिटायर्ड फौजी को विलन जो है वो जस्टिस तखार है, जिसने उसकी प्राइवेटाइजेशन नहीं होने दी। अब ट्विस्ट ना करें फैक्ट्स को सिर्फ अपने मकसद के लिए। अब प्राइवेटाइजेशन वो इस पे मैंने भी कमेंट देना है सर। प्राइवेटाइजेशन तो वो उस जमाने में, वही मैं बता रहा हूँ, प्राइवेटाइजेशन उसमें उसी टाइम तो फौजी हुकूमत को जान देनी है। बात किया करें तजिए के साथ। मैं आ रहा हूँ इसके, मैं सर तजिए के साथ ही बात करूं, फैक्ट्स प्रेजेंट करूं। फैक्ट्स ये हैं कि आज की तारीख में कि सर अब मैं वही कह रहा हूं कि मेरी राय है, आप उसे एग्री कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात है वापडा के हवाले से। अब नीलम जेलम जो प्रोजेक्ट है उसका देखें वो कितने बिलियन से शुरू हुआ और आज कितने बिलियन पे पहुंच गया है।
2008 से जमहूरियत है, उसको कंप्लीट किसने करना है? हमारी हुकूमतों ने करना है ना। तो सिर्फ कहने का इतना है कि बिल्कुल शफाफियत होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होने चाहिए, सबकी चीजें सामने चाहिए। मैं हरगिज नहीं कह रहा कि मुल्क के अंदर को फौजी हुकूमत होनी चाहिए। मतलब ये है कि आपके तमाम रियासती इदारे इसी मुल्क के हैं ना, इसी रियासत के हैं, तो इन्हीं को साथ लेके आपने चलना है। ठीक है जी, साहब आप कमेंट कर दीजिए। जी, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि अगर टोपी तंग हो तो उसका इलाज ये नहीं होता कि सर कटा दें, उसका इलाज ये होता है कि टोपी बढ़ाएं। ठीक है जी निज़ार साहब। तो अगर ये हमारे इदारे जो सिविल के अंदर चल रहे हैं ये वाकई करप्ट हैं, तो फिर हमें अपनी गवर्नेंस ठीक करनी चाहिए। किसी सूरत में भी फौज को सिविल के मामलात में एंगेज नहीं करना चाहिए। जो आजकल MNA इनके सेनेटर हैं, ठीक है, ये स्टील मिल के हेड थे, इन्होंने बहुत बड़ी कैंपेन चलाई, इफ्तिखार ने उसकी प्राइवेटाइजेशन नहीं होने दी। ठीक है, ये उसका विलन है नंबर 1। नंबर 2 ये बात कहना जनाब के सिविलियन और फौजी, अब घुमन साहब ने कहा नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी ब्रांड ऑफ डेमोक्रेसी, ये शौकत अजीज ब्रांड ऑफ डेमोक्रेसी चाहते हैं या वो पता नहीं कौन सी डेमोक्रेसी चाहते हैं। ठीक है सर, इस पे हम फिर तफसीलन किसी दिन बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मेरे तीनों का। ये सर मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जी घुमन साहब करेंगे इस पे बात। बहुत शुक्रिया मेरे तीनों का। मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।